वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए लगातार वीडियो दी जा रही है और आप हम आपको लगातार जो बिहार के इंपॉर्टेंट जीके होते हैं उसकी भी वीडियो लगातार दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 20 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बिहार जीके की आपको लगातार दी जा रही है। दोस्तों, आप सारे प्रश्न करिएगा और आप कितने सही करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले जो सभी वीडियो हैं आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, राजगृह का पुराना नाम क्या है। देखिए, राजगृह का पुराना नाम क्या आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मगध, गिरिव्रज, बसाड़ या फिर पाटलिपुत्र। तो जो राजगीर का पुराना नाम है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गिरिव्रज। राजगीर का पुराना नाम क्या था? गिरिव्रज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करेंगे पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है, तो पाटलिपुत्र जो है वो पटना का पुराना नाम है और पटना नवीन नाम है। और गिरिव्रज किसका नाम है पुराना? देखिए, राजगीर का जो पुराना नाम है वो गिरिव्रज हो जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था। जो पटना में गोलघर है इसका निर्माण कब किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पटना में गोलघर है इसका निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। पटना में जो गोलघर का निर्माण है यह 1786 में बनकर तैयार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। देखिए, इसमें जनसंख्या की जो प्रश्न है यानी कि बिहार का जो जनगणना है वहाँ से काफ़ी प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी पहले हमने आपके लिए जो बिहार का जनगणना था 2011 का उसके एक वीडियो दे दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिए, आपको बिहार की जनगणना से जो भी प्रश्न बनते हैं वहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे। तो बताना कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो हमारा हो जाएगा कैमूर। ऑप्शन नंबर ए कैमूर बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रश्न का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमें बताना है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन। देखिए, कैमूर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, कैमूर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। लेकिन अब बताना है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखिए, प्रश्न आसान होते हैं लेकिन जब एग्जाम में होता है तो हमें ये एग्जैक्ट जो आंसर होता है वो भूल जाता है, तो आपको ये रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार में? लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर या फिर अरवल। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा। बिहार के शेखपुरा की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न देखिए क्या है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में कौन सा है। तो यहाँ पर हम जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो भारत में बिहार का प्रथम स्थान है। भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का भारत में प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व के आधार पर। अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो देखिए, पहले स्थान पर हमारा क्या आता है? पहले स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे स्थान पर हमारा महाराष्ट्र आता है और तीसरे स्थान पर हमारा आता है बिहार, अगर जनसंख्या की बात करें। लेकिन जब हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो बिहार हमारा प्रथम स्थान पर आता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 42.85, 47.25, 51.5 या फिर 61.8। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बिहार में जो साक्षरता का प्रतिशत है वह 61.8% है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? पूरे देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो हमारा हो जाएगा केरल। याद रखना है आपको, केरल की सर्वाधिक साक्षरता दर है और बिहार की साक्षरता दर क्या है? 61.08%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार में। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो सहरसा है बिहार का यह सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका जवाब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितनी है ये बताना है।
7.5%, 15.3%, 1.3% या फिर 11%। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.3%। देखिए जो बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी है वह 1.3% है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार में। देखिए सहरसा जो है, बिहार का जो सहरसा जिला है यह महिला साक्षरता के मामले में सबसे कम है। सबसे कम कहाँ पर है, सहरसा में। और सर्वाधिक महिला साक्षरता का दर बिहार में कौन से जिले में है, तो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता वाला जिला है वो रोहतास हो जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना है, न्यूनतम के लिए सहरसा याद रखना है, सर्वाधिक के लिए रोहतास का नाम याद रखना है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला बिहार में हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत में जनसंख्या के आधार पर तीसरा एवं क्षेत्रफल के आधार पर जो 12वां राज्य है वो हमारा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिहार। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरा नंबर है और क्षेत्रफल में यह 12वां स्थान है। क्षेत्रफल में पहला स्थान की बात करें तो क्षेत्रफल में हमारा जो राजस्थान है यह पहले स्थान पर है और बिहार जो हमारा है यह 12वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंगेर। मुंगेर बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर सबसे कम महिलाओं वाला जो जिला है वो हमारा मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है। यानी कि बिहार के किसी जो जिले की लिंगानुपात है वह सबसे अधिक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज। गोपालगंज में प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। यानी कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। बंगाल, मद्रास, पंजाब, बिहार या फिर बिहार उड़ीसा। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में बिहार उड़ीसा जो राज्य है इसके गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। अब यहाँ पर बिहार उड़ीसा साथ में क्यों लिखा है, देखिए आपको याद रखना है 1911 में बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा, यानी कि देखिए बिहार एक ही प्रांत था और जिसमें उड़ीसा आता था, बिहार प्रांत में ही उड़ीसा आता था। यानी कि 1911 में पश्चिम बंगाल को अलग कर दिया गया और बिहार को अलग कर दिया जिसमें उड़ीसा भी आता था। फिर 1936 में कब, 1936 में जो है बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया। कब, 1936 में। 1911 से जो बिहार था, बिहार के अंदर ही उड़ीसा आता था। तो 1921 में लॉर्ड सिन्हा ने बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। देखिए पंचायत की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए तो पंचायत और जो नगर निगम के चुनाव होते हैं इसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायत के चुनाव, नगर निगम के चुनाव जो होते हैं वह राज्य सरकार के निर्णय द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है राज्य सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, राज्यपाल, महाधिवक्ता, विधान परिषद या फिर विधानसभा। तो देखिए राज्य विधानमंडल में राज्यपाल भी आता है, विधान परिषद और विधानसभा भी आता है, लेकिन जो महाधिवक्ता होते हैं यह राज्य विधानमंडल में नहीं आते हैं। तो आपको याद रखना है जिस प्रकार जो हमारा संसद होता है, संसद किससे मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, जो हमारा संसद होता है वह राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से मिलकर बना होता है संसद हमारा। उसी प्रकार अगर हम राज्य की बात करें तो जो हमारा एक राज्य का विधानमंडल होता है वह राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बना होता है। तो ये जो दोनों पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो महाधिवक्ता जो है यह राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था।
किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुर था? यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके आया हुआ है। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, राजगृह, पटना, बिहार शरीफ या फिर गया। तो किस स्थान का पुराना नाम ओदंतपुरी था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ का प्राचीन नाम था ओदंतपुरी, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। देखिए मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ हुआ था। देखिए सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा था, और मेगास्थनीज ने ही इंडिका पुस्तक की रचना की थी। तो यहाँ से इतना याद रखना है। अगर हम विष्णुगुप्त की बात करें, देखिए विष्णुगुप्त ने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी थी। पंचतंत्र की कहानी किसने लिखी थी? विष्णुगुप्त ने। तो ये भी आपको याद रखना है, और मेगास्थनीज ने इंडिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? यानी कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4, 7, 6 या फिर 5? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? यानी कि किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? मौर्य, पाल, गुप्त या फिर कुषाण? तो देखिए जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई थी गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी, गुप्त युग में। और कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से राजा के शासनकाल में हुई थी? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमार गुप्त ने की थी। किसने? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने। आपको इनका नाम याद रखना है कि किसने स्थापना की थी, तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? यानी कि जो विक्रमशिला केंद्र था, विक्रमशिला का संस्थापक कौन था इसमें से? तो जो हमारा विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र था, इसके संस्थापक थे पाल वंश के शासक धर्मपाल। पाल वंश के शासक कौन थे? धर्मपाल। इन्होंने ही विक्रमशिला की स्थापना की थी। और नालंदा की बात की जाए तो नालंदा की स्थापना किसने की थी? नालंदा की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने, और विक्रमशिला की धर्मपाल ने। तो ये 20 प्रश्न थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आपको रेगुलर दिए जा रहे हैं। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको लगातार जो इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हों उसमें वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।